और क्लास पे कॉन्सेंट्रेट करिए। और हम आज बात करने वाले हैं सोशल रिसर्च पर, यानी यूनिट नंबर 6 पर। उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क का ये यूनिट नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे यूजीसी के भी जुड़े हैं। मैं यूजीसी के बच्चों के लिए कहूंगा उनकी तो क्लास अलग से चलेगी, क्योंकि उनके में थोड़ा सा व्यापक लेवल पर दिया गया है, बड़े स्तर पर दिया गया है। और यहाँ उत्तराखंड में सोशल रिसर्च को केवल मीनिंग समझनी है, और सोशल सर्वे क्या है, रिसर्च डिजाइन क्या है, यानी उसके अभिकल्प क्या क्या है, परिकल्पनाएं क्या है, और सैंपल मेथड कौन कौन से होते हैं, और डेटा कलेक्शन करने की विधि क्या होती है। ये 3-4 बातें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसके केवल कॉन्सेप्ट को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मैं शुरुआत करता हूं। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन साथ में रखिएगा। मैं सबसे पहले कुछ किताबों के बारे में बता दूं। कुछ पुस्तक हैं सोशल रिसर्च से एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक किताब यहां पर देख रहे हैं, मैरी ई मैकडोनाल्ड की, इंपॉर्टेंट है। 2-3 किताबें मैं आईएमपी के रूप में नोट करूंगा, उसको आप जरूर नोट करिएगा। रिसर्च इन सोशल वर्क की एक किताब आई थी 1957 में, ये आईएमपी के रूप में रखिएगा। फ्लेक्शनर राउफ सी का नाम अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप हटा दीजिए। फ्रिडलैंडर, वाल्टर एंड्रियास फ्रिडलैंडर, बहुत फेमस पर्सन है सोशल वर्क में भाई ये। और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अगर मैं कहूं तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। सन 1961 में एक किताब लिखा, और उस किताब का नाम था इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर। मतलब समाज कल्याण के परिचय को लेकर, उसके इंट्रोडक्शन को लेकर उन्होंने बताया था। और ये किताब इन्होंने सन 1961 में लिखा था। बहुत फेमस किताब है, परीक्षा में हो सकता है आप लोगों से पूछी जाए। त्रिपोडी का नाम हटा दीजिए। मैरी जो है मैकडोनाल्ड की एक दूसरी किताब यहां पर है, इसे भी आप हटा दीजिए, ठीक है। और ब्लाइथ का नाम हटाइए, और हर्ष वाल्ड का नाम भी यहां से हटा दीजिए, ठीक है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, डेवी जे और जो है एस सिंह का, 2 नाम इंपॉर्टेंट है, बोस का नाम हटा दीजिएगा। यहां अगर हम जे डेवी की बात करें, इनकी एक किताब आई थी लॉविक करके, और उस किताब में द थ्योरी ऑफ इंक्वायरी थी। वो जो थ्योरीज दी गई थी, उन थ्योरी के बारे में पूछताछ की बात कर रहा था। और ये किताब सन 1941 में आई थी। यश सिंह की बात करता हूं तो 1975 में इन्होंने सामाजिक अनुसंधान का खंड 1 लिखा, और ये उत्तर प्रदेश की हिंदी ग्रंथ में अकादमी लखनऊ से प्रकाशित हुई थी। तो सोशल रिसर्च का सेक्शन 1 है ये, इसे ध्यान रखेंगे, सन 1975। ये किताब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। बस ये ऊपर के जो मैंने अभी अभी आपको बताए हैं, इन किताबों का आप स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। बताइए, एक बार स्पष्ट हो गया किताबें? तो फिर मैं आगे बढ़ूं, रिसर्च पर नजर डालता हूं। चलिए फिर अब हम बात करते हैं समाज कार्य शोध पर। देखिए, अगर जो समाज कार्य शोध है, ये बेसिकली होता क्या है, पहले एक लाइन में आप समझ लीजिए। समाज कार्य में जो शोध का प्रमुख उद्देश्य होता है, सोशल रिसर्च का जो प्रमुख उद्देश्य होता है, वो उन प्रश्नों के उत्तर को खोजने से है जो समाज कार्य व्यवहार में हस्तक्षेप, मतलब इंटरवेंशन कर रहा हो, हस्तक्षेप अथवा उपचार की प्रभाविता के संदर्भ में उठाए जा रहे हैं, वह समाज कार्य शोध का पार्ट होता है। समाज कार्य शोध उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढता है जो समाज कार्य में हस्तक्षेप, उपचार की प्रभाविता को संदर्भ में जाना जाता है। जैसे कोई समस्या हो सकती है, कोई गोल हो सकता है, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है समाज कार्य शोध में। समाज कार्य एक ऐसा व्यवसाय है जिसके द्वारा व्यक्ति और समाज की अधिक से अधिक सहायता और विकास और उन्नति करने का प्रयास किया जाता है। अब समाज कार्य शोध समाज कार्य की एक सहायक प्रणाली है। रिसर्च कैसी प्रणाली है? रिसर्च जो है एक सहायक प्रणाली है, सेकेंडरी मेथड है ना। और इसके माध्यम से कार्यकर्ता व्यक्ति की समस्या का समाधान इस प्रकार करता है
कि जिससे व्यक्ति स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और इसी दिशा में समाज कार्य शोध क्रमबद्ध तार्किक पद्धति के द्वारा नए तथ्यों की खोज करता है और पुराने तथ्यों को सत्यापित करता है। नए तथ्य के क्या करता है समाज कार्य शोध? खोज करता है। और पुराने तथ्यों को क्या करता है समाज कार्य शोध? सत्यापित करता है ना। और यह उन वस्तु और अवधारणा या प्रतीकों को व्यवस्थित करता है जिनका उद्देश्य ज्ञान का विकास करना और उनके सत्यापन करने से होता है, वही समाज कार्य शोध कहलाता है। यहां लिखा गया है कि समाज कार्य शोध का अर्थ सामाजिक अनुसंधान का अभिप्राय है, उस अनुसंधान से है जिसमें तर्क प्रधान और क्रमबद्धता या क्रमबद्ध विधियां प्रयुक्त करके सामाजिक घटना से संबंधित नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वही समाज कार्य शोध कहलाता है, सोशल वर्क रिसर्च कहलाता है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। वहीं अगर हम बात करते हैं समाज कार्य शोध के और अर्थों में, तो देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सामाजिक है, दूसरा अनुसंधान है। समाज का अर्थ आप सबको पता होगा, समाज से संबंधित अर्थात जो किसी एक ही व्यक्ति या निर्जीव पदार्थ अथवा आप ये कह लीजिए कि मनुष्य के अलावा किसी अन्य प्राणी से संबंधित ना हो। बेसिकली किससे रिलेटेड हो? समाज से। जो भी समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान को एक प्रकार से समाज रिप्रेजेंट करता है। और समाज कला और विज्ञान दोनों है। समाज एक डायनेमिक प्रक्रिया है। इस बात से कितने लोग सहमत हैं कि समाज एक गत्यात्मक प्रक्रिया है? बताइए। जी, क्या कह रहे हैं आप? सहमत है इस बात से कि सोशल जो है एक डायनेमिक प्रक्रिया है? जी सर। बिल्कुल, होना भी चाहिए आप लोगों को। और यहां पे अगर मैं बात करूं रिसर्च की, तो रिसर्च बेसिकली अनुसंधान दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है। रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, एक का मतलब है री और दूसरे का अर्थ है सर्च। री का अर्थ बनेगा पुनः, खोज करने से, या आप कह सकते हो कुछ नया जानने से संबंधित। और सर्च का मतलब क्या हो जाएगा? खोज। सर्च का मतलब खोज, यानी ये एक प्रकार की आप ये कह सकते हो कि सही तथ्य प्राप्त करने के लिए अन्वेषण है, सही तथ्य प्राप्त करने के लिए रिसर्च है, अनुसंधान है। और अनुसंधान विशेष कौशलों का एक संग्रह होता है और यह सोच का एक ढंग है, और या किसी विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं की गंभीर रूप से जांच करता है रिसर्च। आप यहां पर देख भी सकते हो कि री का अर्थ बताया गया पुनः, सर्च का अर्थ बताया गया खोज करने से। अतः आप शाब्दिक अर्थ में कह सकते हो पुनः खोज करना, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि बार बार खोजने से संबंधित, वही रिसर्च का पार्ट है, वही रिसर्च का पार्ट है। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान जरूर रखेंगे सभी लोग। आगे बात करते हैं समाज कार्य शोध में। समाज कार्य एक ऐसा व्यवसाय है जिसके द्वारा व्यक्ति की अधिकाधिक सहायता और विकास एवं उन्नति करने का प्रयत्न किया जाता है, और इसके अंतर्गत सिद्धांत, तरीके, ढंग, निपुणता और गतिविधियों का प्रयोग होता है। अतः इन क्षेत्रों में दिनों दिन नवीनीकरण और परिवर्तन की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं एक परिवर्तनशील है और विकासशील प्राणी भी है। समाज कार्य अनुसंधान इस आवश्यकता को पूरा करता है, वह नए नए तरीकों की खोज करता है, सिद्धांतों का सत्यापन एवं पुनर्स्थापन करता है और नवीन ज्ञान की खोज करता है। आवश्यकता अनुसार कारण से संबंध भी स्पष्ट करता है। मैंने पहले भी बता दिया कि जो समाज कार्य शोध है उसका भूमिका क्या है? नवीन तथ्यों की खोजना और पुराने जो तथ्य हैं उसको सत्यापित करना, वही समाज कार्य शोध है। और वो करोगे कैसे? आप सिद्धांत के माध्यम से करोगे, तरीकों के माध्यम से, मतलब एक मेथड के माध्यम से करोगे, एक कौशल के माध्यम से करोगे, ढंग जिसको बोल रहे हैं निपुणता के माध्यम से करोगे, मेथड यानी प्रविधियों के माध्यम से करोगे काम। इसी तरीके से जब आप कार्य करेंगे तो वो समाज कार्य शोध का पार्ट बनेगा।
और उससे क्या मिलेगा, नवीन जानकारियां मिलेगी, नई जानकारियां प्राप्त होगी, नए सिद्धांत बनाए जाएंगे, नए अवधारणाएं बनाई जाएंगी। ठीक है, कार्य कारण संबंधों को भी आप स्पष्ट करोगे कि रीजन क्या था कि इसकी वजह से यह प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये भी चीजें आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक प्रकार से जब किसी नई घटना से परिचित होना है या किसी क्षेत्र में नई अंतर्दृष्टि का विकास करना है तो वो समाजकारी शोध का पार्ट बन जाएगा। वर्तमान ज्ञान का संश्लेषण करना है या उसकी समीक्षा करना है तो भी वो समाजकारी शोध का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, सामान्य मुद्दों का विश्लेषण करना है, खोज करना है, वो भी समाजकारी शोध का पार्ट बन जाएगा। इसी तरीके से हम इसको जानते हैं कि यह जो है समाजकार्य शोध का पार्ट है। समाजकार्य शोध की प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो कुछ विशेषताएं होती हैं और उन विशेषताओं के बारे में भी हम लोग देखेंगे। अब इससे डीप में जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। यहां फिर देख सकते हैं परिभाषा एक है, फ्रीडलैंडर की परिभाषा मेंशन किया गया कि समाजकार्य शोध का अर्थ जो है समाज कार्य का संगठन और कार्य एवं प्रणालियों की वैधता का आलोचनात्मक अन्वेषण और वैज्ञानिक जांच जिससे उन्हें प्रमाणित किया जा सके और उनका सामान्यीकरण किया जा सके और समाज कार्य के ज्ञान की निपुणता में वृद्धि हो सके, वो बेसिकली समाजकार्य शोध की परिभाषा। ये वाल्टर एंड्रयास फ्रीडलैंडर की परिभाषा है ना। तो परिभाषा बेसिकली यहाँ केवल गुड्डन हार्ट की इंपॉर्टेंट है, वो भी सैंपलिंग में है, मैं आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर बात करने वाला हूं आप लोगों से समाजकार्य शोध की सीधा सीधा विशेषताओं पर। देखिए विशेषताएं क्या क्या होती हैं। एक तो अनुसंधान के द्वारा सेवार्थी की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की जाएगी। दूसरी, सेवार्थी को सेवा प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से नए विधियों की खोज की जाएगी। तीसरा, सामाजिक कार्यकर्ता को नवीन ज्ञान और कुशलता प्राप्त होता है। चौथा, नवीन ज्ञान की खोज की जाएगी और पहले से विद्यमान ज्ञान जो होंगे उसको प्रमाणित किया जाएगा। पांचवा, सामाजिक घटना कर्मों के कारण का शोध किया जाएगा। छठा आपसे कहेगा सामाजिक समस्याओं और बुराइयों के कारण का पता लगाता है और उसके समाधान के उपाय भी किए जाते हैं। इसमें बेसिकली ना वस्तुनिष्ठता देखी जाती है अनुसंधान में और बहुत महत्वपूर्ण है वस्तुनिष्ठता, और क्योंकि वो रिसर्च में विदाउट जो है एनी बाइस को रिलेट कराता है ना। तो जेंडर बाइस को रिलेट ही नहीं कराता। जेंडर बाइस वगैरह देखने को मिलती है व्यक्तिनिष्ठता में, वस्तुनिष्ठता में मिलती नहीं है। ये बात भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं एक विश्वसनीयता की, तो विश्वसनीयता भी बेसिकली रिसर्च का ही पार्ट है, वो भी समाजकार्य शोध में होता है। अनुसंधान के संदर्भ में विश्वसनीयता, स्थिरता, सत्यापनशीलता एक विशेषता के रूप में जानी जाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। वैलिडिटी है, वैलिडिटी की बात करें तो विश्वसनीयता से संबंधित वैधता का जो अर्थ हुआ वो अनुसंधान किसी भी वस्तुनिष्ठता और व्यवस्थित त्रुटि से मुक्त होना चाहिए, कभी भी जेंडर बाइज वगैरह नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। यहां पर अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है। सामाजिक घटनाओं को सूक्ष्म रूप से अध्ययन भी किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान अपने को विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों पर विधियों और पद्धतियों का प्रयोग होता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तक सीमित नहीं रखा जाता या नहीं रखता है, बल्कि नवीनता विधियों का विकास पर यह बल देता है। सामाजिक अनुसंधान में विभिन्न सामाजिक घटनाओं और समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। ठीक है, ये बात ध्यान, यहाँ देखिए सामाजिक अनुसंधान में विभिन्न सामाजिक घटनाओं और समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही नहीं होता, बल्कि नवीन ज्ञान का सृजन करना भी होगा। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चौथा कहता है सामाजिक तथ्य और घटना के बीच पाए जाने वाले जो कार्य होंगे उनके कारण संबंधों की खोज करेगा। इसका कारण यह हुआ कि सामाजिक घटना जो है एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं, वह एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। सामाजिक अनुसंधान में जहां नए तथ्यों की खोज की जाती है वहीं पुराने तथ्यों को क्या किया जाता है, पुनर्परीक्षा या आप कह लीजिए सत्यापन भी किया जाता है। हाँ, सामाजिक अनुसंधान एक ऐसी विधि है जिसमें परिकल्पना की उपयुक्तता की जांच की जाती है। तो परिकल्पना भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसकी जांच की जाती है। सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन से जो प्राप्त निष्कर्ष होंगे उन निष्कर्षों से क्या मिलता है, सिद्धांत के रूप होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी सिद्धांत का निर्माण होता है। किससे, निष्कर्षों से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, पेपर में आ भी चुका है। सामाजिक अनुसंधान जहां विशुद्धि ज्ञान की खोज पर बल देता है वहां साथ ही इसका प्रयोग व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली उसका क्या है, एक प्रकार से मैंने जो जिक्र किया है ये विशेषताएं थी।
वहीं अगर हम बात करें तो इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, बहुत ही सिंपल उद्देश्य हैं। सामाजिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि समाज कार्य के सिद्धांत और व्यवहार से संबंधित स्थापित करना, नवीन ज्ञान को प्राप्त करना और विकास करना, उसका समाज कार्य के क्षेत्र में उपयोग करना, ताकि व्यक्ति, समूह, समुदाय जो है उसका लाभ उठा सके। वहीं अगर हम बात करें समाज कार्य की अवधारणा का प्रक्षेपण करना होता है और मान्यता प्राप्त अवधारणाओं का विकास करना भी होता है। पॉइंट फोर्थ कहता है कि सामाजिक नीति और क्रियाओं और कानूनों को सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं के समाधान से संबंध भी रखता है। मतलब सोशल रिसर्च का जो एक उद्देश्य है वो नीति भी बनाता है, क्रियाओं और कानूनों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाएगा। वहीं बात करते हैं व्यक्तिक हो या सामाजिक विघटन हो, इनके कारणों की खोज भी करेगा और संगठनात्मक शक्तियों को मोटिवेट भी करता है, प्रोत्साहित भी करता है। विभिन्न अनुसंधान विधियों का जो है अधिक परिष्कृत और जो है परिमार्जित करता है, मॉडिफिकेशन या मॉडिफाई करता है। समाज कार्य की पद्धति से अगर हम बात करें तो अधिक से अधिक सहयोग की स्थापना और विकास हेतु समन्वय यानी कोऑर्डिनेट के क्षेत्रों का भी पता लगाता है कि मतलब रीजन क्या है जिसकी वजह से ये समस्या आई है। ठीक है, ये भी चीजें आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये अब था समाज कार्य के शोध के जो थे, मैंने अभी उद्देश्य आपको बताया है, ये उद्देश्य थे। अब मैं बात करूंगा समाज कार्य के शोध के अंतर्गत कुछ अनुसंधान है जिसको क्लासिफाइड किया गया है, हम अब उस पर बातचीत करते हैं। ठीक है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिक ऑफ आउटपुट। आप ये कह लीजिए कि परिणाम के आधार पर, परिणाम के आधार पर आप क्या कर सकते हो, सोशल रिसर्च की क्लासिफिकेशन कर सकते हो। आप ध्यान रखिएगा, यहां दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट है बेसिक रिसर्च या सोशल रिसर्च को भी आप यहां पर शामिल कर सकते हो, बेसिक सोशल रिसर्च। दूसरा आप रिलेट कराओगे अप्लाइड सोशल रिसर्च। अप्लाइड को बोला जाता है व्यवहारिक, व्यवहारिक बोला जाता है, और बेसिक को बोला जाता है मौलिक, मौलिक बोला जाता है। अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर समझिए क्योंकि परीक्षा में इनसे प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये जो पेपर में सवाल बनाए जाते हैं यहां से वो बेसिकली रिसर्च मैथोलॉजी से बनाए जाते हैं, और रिसर्च मैथोलॉजी ही एक प्रकार से यहां अपनी एक पॉजिटिव भूमिका निभाता है। तो जो मौलिक रिसर्च होता है यह ज्ञान के वर्तमान संग्रह में वृद्धि करने के लिए होता है। ये बेसिकली वर्तमान को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्तमान के जो ज्ञान है उन ज्ञान में ये वृद्धि करता है, जो है बेसिक रिसर्च, सोशल रिसर्च। और यही इसमें सिद्धांत और अवधारणाएं विकसित होती है। इसी रिसर्च से दो बातें निकल के आती है, एक तो सिद्धांत बनता है, दूसरा क्या बनता है, अवधारणा। बेसिक सोशल रिसर्च से ही बनाई जाती है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग ये बात। और जो अप्लाइड होता है वो व्यवहारिक होता है, और ये बेसिकली समस्याओं को समाधान के लिए जाना जाता है। ये किसके लिए जाना जाता है, समस्या के समाधान के लिए ये जाना जाता है, पहली बात। दूसरी, इसी में नीति निर्धारित होती है। नीति वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो इसी में बनाया जाता है, यानी नीति का निर्धारण भी इसी में किया जाता है। ठीक है, और आप ध्यान रखेंगे कि प्रशासन और किसी घटना को समझना अगर आपको है, किसी प्रशासन में, मैनेजमेंट में मान लीजिए कोई घटना है, कोई ट्रेजरी है, उसको समझना है, या आप ये समझ लीजिए कि आपको प्रशासन के बारे में कोई सिस्टम बनाना है, तो यह प्रतिक्रियाएं व्यवहारिक होती हैं, अप्लाइड सोशल रिसर्च होता है। ठीक है, और मौलिक रिसर्च के आधार पर ही ये प्रतिक्रियाएं भी संचालित हो सकती हैं, परंतु वो विस्तृत लेवल पर हो जाती हैं। किसी ज्ञान में वृद्धि करना, खोज या आविष्कार करना, वो बेसिक रिसर्च होगा। समस्या का समाधान करना है, वास्तविक स्थितियों को लागू करना, वास्तविक जो चीजें वास्तविक है, वास्तविक स्थिति को अगर आपको लागू करना है तो इस कंडीशन में आपको व्यवहारिक रिसर्च लगाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो तीन चार बातें जो लिखी गई है, ये तीनों चारों बातें इंपॉर्टेंट हैं सोशल वर्क रिसर्च में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये भी बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए, अगर समझ में आ गई है तो बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। जी सर। हाँ,
आगे बात करते हैं आप सबके लिए कि तर्क के आधार पे किस तरीके से आप कर सकते हैं, तर्क के आधार पे किस तरीके से सोशल रिसर्च कर सकते हैं आप। दो बातें ध्यान रखिएगा, एक इंडक्टिव होता है, एक डिडक्टिव होता है। इंडक्टिव को हम क्या बोलते हैं, आगमन बोलते हैं, और डिडक्टिव को क्या बोलते हैं, निगमन बोलते हैं, है ना, ये सबको पता होगा। ये दो टाइप किस में आते हैं। अब मेरी बात को समझिए, जो आगमन है वो तर्क प्रणाली पर, ये बेसिकली तर्क की बात करेगा, तर्क प्रणाली को रिप्रेजेंट करता है आगमन। और यहां ज्ञान प्राप्त करने की एक ऐसी प्रणाली है जिससे हम उदाहरण अथवा अनुभव के जो सामान्यीकरण के द्वारा वांछित ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां आप उदाहरण भी दे सकते हो, प्लस में आप अनुभव को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस प्रतिक्रिया को जब रिप्रेजेंट किया जाए कि उदाहरण देके समझा रहे हो या अनुभव के माध्यम से बता रहे हो या तर्क वितर्क करके बातचीत कर रहे हो, तो वह आगमनात्मक या आगमन रिसर्च कराता है। इसको इंडक्टिव सोशल रिसर्च का नाम हम लोग देते हैं। दूसरा है निगमन। निगमन डिडक्टिव होता है, निगमन तर्क प्रणाली ज्ञान पर है। तो ये देखिए, ये भी तर्क प्रणाली पर है, ज्ञान प्राप्ति के लिए है, और ये भी तर्क प्रणाली ज्ञान प्राप्ति के लिए है। लेकिन एक ऐसी तर्क प्रणाली इसमें है, हम इसमें सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। तो हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जब जाते, किसी एक चीज को पर्टिकुलर इंडिकेट करते हैं, चाहे हम सिद्धांत को बनाएं, चाहे हम रूल को बनाएं, चाहे हम विधि को बनाएं, तो वह प्रतिक्रिया निगमन कहलाएगी। और ये प्रक्रिया विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएगी, ये बात भी ध्यान रखेंगे, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जैसे अगर मैं कहूं कि सभी गाय दूध देती हैं, सभी गाय दूध देती हैं, तो यह प्रतिक्रिया निगमन की कहलाती है। और यह गाय दूध देती है तो पर्टिकुलर इंडिकेट कर दिया आगमन विधि को, है ना। तो यह शब्द जो है हमें तर्क के आधार पर जो है हमें देखने को मिलता है। इस तरीके का पार्ट इसमें देखने को आ जाता है परीक्षाओं में। दूसरी एक बात आती है हमारे सामने प्रक्रिया के आधार पर। जब हम प्रक्रिया के आधार पर सोशल रिसर्च की बात करते हैं तो इसमें तीन बातें आती हैं। एक आपका आता है मात्रात्मक, और मात्रात्मक को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, परिणात्मक आकलन भी हम इसी को बोलते हैं। और दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे गुणात्मक, और तीसरी बात आप क्या ध्यान रखोगे, मिश्रित। तीन बातें ध्यान रखना है। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, जो क्वांटिटी है, जहां पे मात्रा है, जहां पे मात्रा है उसको हम क्वांटिटिव का नाम देते हैं। अब जहां पे क्वालिटेटिव है वहां पर हम किसकी भूमिका निभाते हैं, वहां पर हम लोग भूमिका निभाते हैं क्वालिटेटिव में गुण यानी गुणात्मकता को। और मिक्स वाला तो आपको पता ही, ये मिक्स्ड तो है ही है ना। अब ध्यान से समझिए, देखिए स्वभाव से यह निगमन का ही रूप होता है। निगमन का रूप कोई अगर है तो मात्रात्मक है, निगमन का अगर कोई रूप है तो वो क्या है, मात्रात्मक है। इससे पहले उपकल्पना का निर्धारण होता है, इसमें सिद्धांत भी पहले से ही निर्धारित हो जाते हैं। यहाँ आंकड़ों पर आधारित होता है, यहाँ हम संख्या वगैरह का नाम रिलेट कराते हैं, यानी आंकड़ा वगैरह हम यहाँ पे दर्शा देते हैं। ठीक है, यहाँ मात्रात्मक शोध किसी प्रकार के पक्ष या भाव से रहित होता है, घटना और परिणाम के प्रभाव के बीच में जो संबंध होता है उस पर बल देता है ये। और यही आपको बता दूं दो तीन बातें, एक आपका सर्वेक्षण इसी का पार्ट है, पेपर में आ चुका है, मात्रात्मक आपने लगाया भी था, मैं इस पेपर को सॉल्व भी करवाया हूं। और दूसरा एक क्वेश्चन आया था संरचित साक्षात्कार, ये भी आप लोगों ने लगा चुके हैं, जो इसी का पार्ट था। तीसरा, अब इस बार ध्यान रखिएगा, अवलोकन आ सकता है। चौथा आप ध्यान रखेंगे, अभिलेख भी आ सकता है, अभिलेख भी आ सकता है। रिपोर्ट की समीक्षा करना भी आ सकती है, रिपोर्ट की समीक्षा करना या डेटा का संग्रहण करना भी आप इसी में देख सकते हैं, यानी आंकड़ों का संग्रहण करना, आंकड़ों का संग्रहण। क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा इसमें? सवाल यही रहता है मैम कि मात्रात्मक आंकड़ा डैश कौन सा रिलेट करेगा, उसमें या तो सर्वेक्षण मिलेगा
या तो संचरित साक्षात्कार मिलेगा, या अवलोकन मिलेगा, या अभिलेख मिलेगा, या रिपोर्ट मिलेगा, या आंकड़ों का संग्रह मिलेगा। ऐसे ही सवाल आता है फैक्ट पर। ये फैक्ट ही आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं। क्वेश्चन पेपर डाला तो था भी दो, इससे 2 सवाल आ चुके हैं, दोनों का नाम बता देता हूँ। एक आया था सर्वेक्षण वाला, सही हुआ हो चुका है। दूसरा आया था संचरित साक्षात्कार वाला, ये 2 आ चुके हैं। बाकी अब इनका नंबर है, हो सकता है ये भी आ जाए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं गुणात्मक में। ध्यान से सुनिएगा, गुणात्मक शोध में नाम से स्पष्ट है, गुण यानी क्वालिटी, जाहिर सी बात है व्यक्ति पर बल देगा। और इसमें भेदभाव भी देखने को मिल सकता है, इसमें भेदभाव भी देखने को मिल सकता है। भाई अच्छा व्यक्ति है, अच्छा लगा, हो सकता है आपने उसके अच्छे स्वभाव से आपने डेटा को ले लिया, उसके पक्ष में लिख लिया। मतलब टोटली अगर मैं मिला जुला के आपसे बात करूं तो ये भेदभाव पर ही आधारित है। दूसरी बात, जब वो निगमन पे था तो ये किस पर होगा? आगमन पर होगा, आगमन पर होगा, पहली बात। दूसरी चीज, जब वो संख्या पे था तो ये किस पर होगा? वर्णात्मक पर होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि बताइए जरा पेड़ के बारे में या वातावरण या पर्यावरण के बारे में विशेषता बताइए, तो कोई संख्या थोड़ी लिखेंगे आप। मैंने कहा चलो अच्छा परिवार की संख्या बताइए, तो परिवार की संख्या बताना मात्रात्मक में होगा, है ना। अब परिवार की विशेषता वगैरह के बारे में जिक्र करना वो गुणात्मक होगा, यानी उसकी क्वालिटी लिख रहे हो परिवार की, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? अब गणित के जो सूत्र है ये सूत्रों में नहीं बांधा जा सकता है गुणात्मक को। गणित के सूत्रों में हम निगमन को बांध सकते हैं। गुणात्मक शोध मुख्य उद्देश्य ये होता है कि मानव व्यवहार और उसके नियंत्रण करने वाले कारणों को गहराई से समझना। ये होता है मानव व्यवहार को और उसके नियंत्रित करने वाले जो कारण है उसको गहराई समझो, और शोध में जो वेरिएबल है उनके गुणों के आधार पर विश्लेषण कर दो, है ना। तो इन चीजों को ये रिप्रेजेंट करता है आपका जो है गुणात्मक। अब इन दोनों का जहां मिक्स देखने को मिले वो मिश्रित अनुसंधान होता है। अब मिश्रित अनुसंधान अगर मैं आपसे बात करूं तो अधिक सटीकता लाने के लिए, बेहतर सत्यापन के लिए मात्रात्मक पद्धतियों का ही प्रयोग करता है ये। तो गुणात्मक अनुसंधान का प्रयोग केवल मानव विज्ञान या समाजशास्त्र के एक विषय का उल्लेख ही किया गया, परंतु मिश्रित में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों की जो क्वालिटीज हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। और अच्छा, अब बात अगर हम कहें कि अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान में, इस गुणात्मक अनुसंधान के पार्ट में, तो इसके कई पार्ट बन सकते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, एक आपका फोकस, आपका सवाल आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, फोकस ग्रुप रिसर्च आपने पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं समूह केंद्रित अनुसंधान। अब ध्यान से सुनिए, ये इसी गुणात्मक का पार्ट है, इसको हम बोल सकते हैं टाइप। तो बेसिकली शोधकर्ता एक साथ कुछ व्यक्तियों के समूह को किसी विषय वस्तु पर जब चर्चा करने लगे तो समझ जाइए कि फोकस ग्रुप रिसर्च है। समूह के सदस्यों की संख्या कम रखी जाती है ताकि सदस्य स्वयं को अधिक स्वतंत्र तरीके से व्यक्त कर सके अपनी बातों को। आपने जब MSW किया होगा तो उस समय ग्रुप कॉन्फ्रेंस किया होगा, तो उस समय ग्रुप कॉन्फ्रेंस करने का मतलब यह था कि किसी समस्या का सलूशन निकल सके। हम अगर किसी का बेटर लगा सॉल्यूशन तो भाई हम उसको नोट करते थे इंटर्नशिप में, सॉरी क्षेत्र स्थापन में, तो वह प्रतिक्रियाएं क्या कहलाती थी? वही प्रतिक्रियाएं आपका समूह केंद्रित अनुसंधान कहलाती थी, है ना। बात समझ में आ रही है जी? इस बात को आप, मैंने आपसे कहा कि अगर आपको किसी ग्रुप में अगर कार्य करना है और उस ग्रुप में जब काम करेंगे तो किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए, आप ग्रुप में डिस्कशन इसीलिए करते हैं कोई समस्या का समाधान निकल जाए, है ना, कोई समस्या का समाधान निकल जाए। और उन्हीं समस्याओं का जो समाधान हम लोग निकालते हैं तो वही प्रक्रिया बेसिकली क्या कहलाती है? फोकस ग्रुप रिसर्च कहलाती है ना। इस चीज को आप ध्यान रखें। अंतर्गत आएगी गुणात्मक के अंतर्गत आएगी या मिश्रित अनुसंधान के अंतर्गत? ये मैम गुणात्मक का टाइप है, आप गुणात्मक के टाइप ही तो पढ़ रहे हैं, है ना। ये गुणात्मक के टाइप है।
ठीक है। दूसरी बात, दूसरा टाइप देखिए, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष अवलोकन। यहां बाह्य पर्यवेक्षक के द्वारा डेटा एकत्र किया जाता है। जो बाह्य पर्यवेक्षक होता है, उस पर्यवेक्षक के द्वारा हम डेटा को कलेक्ट करते हैं दूसरे में। तीसरा आता है इन-डेप्थ इंटरव्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, गहन साक्षात्कार कहते हैं। इसका मतलब है यह असंरचित होता है, इसमें यथासंभव तथ्यों की गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। हम तथ्यों को कहां से, गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। फोर्थ आपका नरेटिव होता है। नरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं कथात्मक। इसमें ना साहित्य समीक्षा करने की सही तरीका देखा जाता है और उसी का एक दृष्टिकोण माना जाता है। तो यहां पे लिटरेचर ऑफ रिव्यू जो होता है, उसकी जब बात करते हैं, कोई जैसे हमने पत्र पढ़ लिया, न्यूज़पेपर देख लिया, किसी दूसरे का रिसर्च से हमने कोई काम कर लिया, तो वो नरेटिव का पार्ट बन जाता है। क्योंकि ये भेदभाव पर आधारित, इसलिए इसका ही पार्ट बनेगा, है ना। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान। एक एथनोग्राफी होता है, नृजाति जिसको बोलते हैं। इसका भौतिक और सामाजिक पर्यावरण जिसमें अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग नृजातीय बोलते हैं। तो ये भी लिख सकते हो आप, पांचवा नृजातीय भी लिख सकते हो आप। व्यक्तिगत तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है, व्यक्तिगत एक आ जाएगा आपका, है ना, एक व्यक्तिगत हो जाएगा क्योंकि ये व्यक्ति पर आधारित है। ठीक है, इस तरीके से ये इसके जो है टाइप हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जब हम उद्देश्यों पर आधारित करते हैं कोई कार्य, उद्देश्यों के आधार पर बनाते हैं, तो उसमें एक आपका आता है वर्णनात्मक। और वर्णनात्मक क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। जैसे किसी का नाम पता चलता है, तो इस प्रकार के अनुसंधान में हम स्थिति का क्या कर देते हैं, वर्णन करते हैं। तो किसी स्थिति का क्या करना, वर्णन करोगे तो क्या कहलाएगा, वो वर्णनात्मक कहलाएगा। किसी मैंने कहा भाई कि आप पर्यावरण के बारे में लिखिए, पूरी स्थिति लिखिए, निबंध लिखिए, ऐसे लिखिए, तो आप क्या करेंगे, वो वर्णनात्मक का पार्ट आएगा। आप, मैंने आपसे कहा कि 15 अगस्त के बारे में लिखिए, तो वर्णनात्मक का पार्ट होगा। तो जब आप किसी के बारे में डीप में लिखते हैं, तो वो वर्णनात्मक का अनुसंधान का पार्ट बन जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा एक इसमें बनता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होता है, सोशल रिसर्च में। तो यहां जो सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक संगठन में ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो होता है, वो सोशल साइंस में प्लस व्यावसायिक ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशनल में इसका प्रयोग होता है ज्यादातर। एक्स पोस्ट फैक्टो का, एक्स पोस्ट फैक्टो का कहां प्रयोग होता है, सामाजिक विज्ञान में, और कहां पर, व्यावसायिक संगठन में। क्यों, बेसिकली किसी घटना के संदर्भ में जब कोई आयोजित, मतलब कोई पर्टिकुलर घटना होती है, उस घटना के संदर्भ में आयोजित किया जाता है रिसर्च, तो वो बेसिकली एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होता है। और आप ध्यान से एक बात और नोट करिएगा यहां पर इंपॉर्टेंट के रूप में, कि यह मूल रूप से घटना के स्वतंत्र चर से संबंधित होगा। एक्स पोस्ट फैक्टो किस वेरिएबल से संबंधित है, बोलिए, स्वतंत्र वेरिएबल से संबंधित है। कहां हो, यहीं पर हो कि कहीं और हो आप सभी लोग, तो फिर ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो हमारे सामने एक और आता है, वो आता है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल के नाम से स्पष्ट है, हम इसमें क्या कह सकते हैं, ऐतिहासिक बोल सकते हैं। अब आप सोचिए, ऐतिहासिक का मतलब ये हुआ कि भूतकाल के बारे में, है ना, भूतकाल वर्तमान घटनाओं पर जब हम चर्चा करें, वर्तमान भी शामिल कर लो, जब इन दोनों घटना के बारे में चर्चा करेंगे, तो वो क्या कहलाता है, हिस्टोरिकल कहलाता है। वर्णनात्मक अनुसंधान बेसिकली सामान्य किसी विषय वस्तु पर, ऐतिहासिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं, है ना। हम कहां से आए हैं, हम पहले क्या थे, अब क्या हो गए,
इन सभी चीजों को लेकर, इसी में जितनी चुनौतियां वगैरह आती हैं, लोगों के अतीत का विश्लेषण करना आ गया, आज की समस्या की बात हो गई, उसकी आज की चुनौती की बात हो गई, ये सभी भूमिकाएं हिस्टोरिकल रिसर्च का ही पार्ट है ना। ये आप ध्यान रखिए। एक आता है, आपने नाम सुना होगा एक्सप्लेनेटरी के बारे में, इसको बोलते हैं व्याख्यानात्मक, है ना। क्या बोलते हैं? व्याख्यात्मक। अब इस व्याख्यात्मक में अगर हम बात करें तो एक स्थिति या घटना दो पहलुओं के बीच में कैसे और क्यों जैसे सवाल उठाता है, कैसे और क्यों जैसे सवाल को उठाता है। तो अब अगर ऐसी बात करते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने कहा कि भाई रट्टा लगाने के परिणाम स्वरूप परीक्षा से संबंधित तनाव क्यों होता है, मैंने कहा कि तनाव की वजह से हृदय रोग की उत्पत्ति कैसे होती है, यह सवाल उठ गया आपके मन में, तो ये आपको वहां पे व्याख्या करना पड़ेगा। तो ऐसे रिसर्च को हम लोग व्याख्यात्मक रिसर्च कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपका एक आता है समन्वेशी। समन्वेशी को हम लोग अनुसंधान मूलक रिसर्च भी कहते हैं। ये लघु रूप, इसका एक और नाम है लघु रूप का रिसर्च शोध, है ना। छोटे पैमाने पर अध्ययन करना क्या कहलाता है? छोटे पैमाने पर अध्ययन करना क्या कहलाता है? समन्वेशी कहलाता है। इसी को एक्सप्लोरेटरी कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं इसी को। एक ऐसी स्थिति या घटना के दो या उससे अधिक पहलुओं के बीच में जब संबंध स्पष्ट किया जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं, ठीक है। और एक हमारे सामने आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, नाम तो सुना होगा, इंपॉर्टेंट है ये, प्रयोगात्मक रिसर्च कहते हैं। इसमें हम क्या जानने की कोशिश करते हैं? कारण और प्रभाव, कारण और प्रभाव संबंधों का जब हम उजागर करते हैं तब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं। एक घटना दूसरी घटना को जब अंजाम देती है तो ऐसी कंडीशन पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। मैंने कहा कि धूम्रपान की वजह से फेफड़े या फेफड़ों का कैंसर होता है, यह एक निश्चित कारण हो गया ना। बताइए, ये निश्चित हुआ कि नहीं हुआ कि अगर धूम्रपान की वजह से फेफड़ों का कैंसर होता है? तो जब निश्चित कारण और प्रभाव को संबंध में दर्शाया जाए तो वह एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर इस चीज आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? बता दीजिए एक बार। ओके, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा वेरिएबल के बारे में, चरों के प्रकार के बारे में। अच्छा, ये सभी अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इसके अंतर्गत आप निश्चिंत रहें, पूरी डीप में जानकारी आपको यहां पर मिल भी जाएगी। सारे यहां पे मैंने रिसर्च में मेंशन कर रखा है, आप निश्चिंत रहें। परंतु मैं जो मेन चीजें हैं उन्हीं पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, है ना, ताकि उनके कॉन्सेप्ट को आप समझ सके, बस उन्हीं पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को। बाकी सारा चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। तो अब ध्यान से सुनिए, चरों के प्रकार में दो वेरिएबल हैं, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। एक आपका आता है निराश्रित, उत्तराखंड के स्टूडेंट ध्यान रखें, इसी को बोला जाता है स्वतंत्र चर। और दूसरा अगर हम बात करें तो होता है आश्रित, और इसी को क्या बोला जाता है? परतंत्र। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं। और आश्रित को हम क्या बोल सकते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं। अब समझिए जरा कि इंडिपेंडेंट क्या होता है। देखिए, ये स्वतंत्र चर वो चर होता है जिस पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है। प्रयोगकर्ता कौन है? आप लोग हो, बताइए, आप लोग हो कि नहीं हो? अब आप
प्रयोगकर्ता का नियंत्रण, आप लोगों का यहाँ पे नियंत्रण होगा। आप सेवार्थी में या बालक बालिकाओं में या अंकों में या किसी भी परिप्रेक्ष्य में बात करें, हम बदल सकते हैं। और वो बेसिकली प्रयोगकर्ता का नियंत्रण ही निराश्रित वेरिएबल कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, चाहे परिवर्तन वो कर सकता है, चाहे उसका मन करे भाई परिवर्तन वो नहीं भी कर सकता है। और इसी का एक और नाम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उद्दीपन चर। स्टिमुलस वेरिएबल भी इसी को कहते हैं, जहां आपका नियंत्रण है। लेकिन आप आश्रित चर की जब बात करते हैं, ये वो चर होता है जहां या जिसका अध्ययन और मापन किया जा सकता है। इसका अध्ययन प्लस मापन किया जा सकता है। आश्रित चर पूर्ण रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर है। ये चर किस वेरिएबल पर निर्भर है? स्वतंत्र चर पर। जैसे मैंने कहा शिक्षक, तो शिक्षक आप टीचर हैं, तो ये क्या है? स्वतंत्र चर है टीचर। टीचर क्या कर सकता है? स्टूडेंट में बदलाव कर सकता है। अब स्टूडेंट को बदलाव कर सकता है, तो स्टूडेंट यहां पे कौन सा चर बनेगा? आश्रित चर बनेगा। आश्रित चर बनेगा। तो यानी ये छात्र किस पर निर्भर है? शिक्षक पर निर्भर है। हाँ, तो इस पर प्रयोगकर्ता का बेसिकली अगर हम बात करते हैं, यहां देखिए भूमिकाएं यहां है। शिक्षक और छात्र में मैनिपुलेट करने की भूमिका यहां पर है स्वतंत्र वेरिएबल में। यहां मैनिपुलेट की भूमिका नहीं है, यहां बदलाव नहीं कर सकता है छात्र में। हाँ, ये कह सकते हो कि यहां छात्र आ सकता है एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, ये आप कह सकते हो। आश्रित चर में अगर हम बात करें, परीक्षा के अंक में 0 से लेकर 100 तक मापा गया है, ये स्वतंत्र चर में। लेकिन निराश्रित चर में परिश्रम और घंटों को मापा जाता है, आईक्यू लेवल को मापा जाता है, आयु वगैरह को देखा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, आप सभी घंटों वगैरह को भी हम यहां पर देखते हैं, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, और भी वेरिएबल होते हैं इसके अलावा भी। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो एक वेरिएबल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और वो वेरिएबल है इंटरवेंशन या इंटरवेनिंग का, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हस्तक्षेप चर कहते हैं। इस हस्तक्षेप चर में ये आप इसका एक नाम और बोल सकते हो, मध्यस्थ वेरिएबल भी बोल सकते हो। मैंने इसका सवाल आया था, मैंने आपको समझाया भी था, मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपने शायद समझे भी होंगे। तो ये स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच का संबंध बताता है। जैसे क्या है? स्वतंत्र चर अभी ऊपर देखा, और आपने एक देखा आश्रित चर। इन चरों के बीच का संबंध बताता है। इसमें एक चर दूसरे चर को प्रभावित करता है, और ये चर अनुसंधान प्रक्रिया के समझने में भी सहायक होता है। अब जैसे मान लीजिए कोविड की दवा अगर है, तो दवा हम क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक प्रकार से बदल सकते हैं। और जब दवा बदल देंगे, तो जो छात्र है, जो सेवार्थी है, उसमें परिवर्तन आएगा, भाई वो सुधार उसमें आएगा, दवा की वजह से उसमें सुधार आएगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया, जो सुधार वाली प्रतिक्रियाएं रिप्रेजेंट हुई हैं, वो एक प्रकार की मध्यस्थ वाला वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया है, एक प्रकार से वो प्रस्तुत किया है। जीवन की परिस्थितियों में ऐसे कई कारण और कई वेरिएबल हो सकते हैं जिसके परिणाम को प्रभावित करता है। वास्तव में परिणामों की व्याख्या करने में स्वतंत्र चर का साथ जो है प्रतिस्पर्धा करने में एक वेरिएबल होता है, उसका नाम है बाह्य वेरिएबल। उसका भी भूमिका हमें देखने को मिल जाती है कभी कभी, ठीक है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो चरों का मापन होता है। किसका मापन होता है? चरों का मापन होता है। वेरिएबल को मापन किया जाता है। आपने नाम एक सुना होगा एस स्टीवंस का नाम। किसका नाम? स्टीवंस का नाम। ये स्टीवंस ही एक ऐसा विद्वान है, स्टीवन, जिन्होंने चरों के मापन के बारे में बताया था। नाम था एक सांकेतिक, दूसरा जो नाम था क्रम सूचक, तीसरा जो नाम था अंतराल, चौथा जो नाम था अनुपात। ये 4 क्रम में है, चारों के चारों क्रम में आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। देखो, सांकेतिक मापन बेसिकली ये जैसे जेंडर बता दे, या मैंने आपसे कहा अल्फाबेट नंबर के आधार पे, जैसे पहले ए आता है,
फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है। जो अल्फाबेट नंबर वगैरह यूज होता है वो संकेत देता है, वो सांकेतिक वेरिएबल होता है। मैंने कहा कि पुरुषों का एक अलग ग्रुप बना दीजिए, महिलाओं का एक अलग ग्रुप बना दीजिए, बच्चों का एक अलग ग्रुप बना दीजिए। वो क्या है? ये संकेत है, ये सांकेतिक वेरिएबल, सॉरी सांकेतिक मापन हो जाएगा। एक क्रम सूचक है, आपने क्रम के आधार पे, ऑर्डिनल स्केल के आधार पे आपने डिवाइड कर दिया। मान लीजिए परीक्षा के अंक अलग अलग आए, ठीक है, अब जिसके ग्रेड, जिसके अंक ज्यादा है उसको पहले नंबर पे रख दिया आपने। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी रैंक वगैरह आती है इस पे हम लोग दर्शा देते हैं। आप प्रतिशत हो उसके आधार पे भी दर्शा सकते हैं। आपने एक नाम सुना होगा निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग। इस तरीके से भी जब रिप्रेजेंट करते हैं तो भी प्रक्रियाएं क्रम सूचक के ही रूप में दर्शाई जाती है। एक होता है अंतराल। अंतराल की बात करता हूं तो अंतराल मापनी में अगर हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली एक रेशियो होता है। जैसे मैंने कहा कि 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, ये एक रेशियो बन रहा है, सॉरी रेशियो नहीं, एक अंतराल बन रहा है, 5-5 का अंतर बन रहा है ये, ठीक है। तो मैं इसमें सेल्सियस पैमाना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया और 100 डिग्री सेल्सियस हो गए, इन सभी चीजों को अंतराल पैमाने में दर्शाता हूं, इसको रखा जाता है। वही एक अनुपात मापनी होता है, इसी में एक यथेष्ट शून्य आता है, शून्य बिंदु भी इसी में रिप्रेजेंट होती है अनुपात में। मैंने कहा कि राम जो है श्याम से दुगना अंक प्राप्त किया है, तो बेसिकली अंकों के रिप्रेजेंट में, रेशियो के रिप्रेजेंट में जब दर्शाया जाता है तो वह अनुपात मापनी कहलाती है। तो इस तरीके से ये मापनी है जो वेरिएबल को मापा जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो व्यवहार भी मापनी है, व्यवहार की भी कुछ मापनी दर्शाई गई है। जैसे एक मापनी है लिंकर्ट मापनी। लिंकर्ट मापनी सन 1932 में आई थी और ये बेसिकली एक, अगर हम बात करें तो प्रत्येक जो स्टेटमेंट होता है या वस्तु का जो समान महत्व होता है उसको दर्शाया गया था इस लिंकर्ट मापनी में। लिंकर्ट मापनी लिंकर्ट के द्वारा ही दिया गया है, उसके नाम पर ही रखा गया है ये, ठीक है। मान लीजिए अगर अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उसे प्लस देंगे, निगेटिव व्यवहार कर रहा है तो उसे माइनस देंगे, है ना। तो इन चीजों को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ये एक लिंकर्ट मापनी का एक, अगर आप गूगल करेंगे तो आपका इसका फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट में क्या क्या व्यवहार दर्शाए गए हैं, अगर वो है तो पॉजिटिव में, अगर है तो पॉजिटिव, निगेटिव में है तो वो निगेटिव में। दूसरा आपका एक आता है थर्स्टन मापनी। थर्स्टन मापनी सन 1928 में आया और 1929 से ये बेसिकली सही तरीके से इसका यूज किया गया। ये भार के बारे में जिक्र किया गया, वेट के बारे में बताया गया इस मापनी में, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि किसी का भार अगर 1.5 है तो 1.5 kg के रूप में दर्शाया गया, तो ये बेसिकली थर्स्टन मापनी को दर्शाता है। एक गुटमैन आती है मापनी, और गुटमैन जो मापनी है वो 19वीं शताब्दी में, इसका कोई एग्जैक्ट वर्ष नहीं है, शताब्दी में है या सदी में है, या आप दर्शा सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखें। और यह मुख्य रूप से करना बहुत कठिन होता है, बहुत कम यूज होता है, ज्यादातर लिंकर्ट और थर्स्टन मापनी ही स्केल में लाई जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया? इतनी बातें एक बार स्पष्ट करिए। हाँ जी, बताइए एक बार। हाँ ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। कल जो है मैं आप लोगों से हाइपोथेसिस पे बात करूंगा और सैंपलिंग पर बात करूंगा, डिजाइन पर बात करूंगा। कल आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी, ठीक है, रिसर्च की, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास एक बार और देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, अभी आप लोग देख लीजिए।